मॉर्निंग। आज मैं आपको अपने नोटबुक से कुछ बताऊंगा और क्वेश्चंस हैं। मैंने दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए हैं और आपको इन क्वेश्चंस का उत्तर देने की कोशिश करनी है। और टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है, तो अब जो है ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँ। तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की कोशिश करूँगा बनाऊँ। बीपीएससी में इतने गहरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी अगर आप थोड़े गहराई से क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा आगे करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य युग में ही संगठित क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं, व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, जो अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चंस को लिख दूंगा ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। हिंदी और इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको उत्तर को इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। तो मौर्य युग में जो कला की ग्रोथ हुई, जो वृद्धि हुई, उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। और आपको बताना है इसमें कि मौर्य युग में आखिर क्या हुआ कि कला और जो है खास करके इतनी ज़्यादा फली फूली। हम लोग स्तूप देखते हैं और भी कई चीज़ें देखते हैं, कई आर्किटेक्चर देखते हैं, आर्किटेक्चरल फॉर्म देखते हैं मौर्य युग में। तो आखिर मौर्य युग में ही वो क्यों फली फूली, एक डायग्राम भी बना सकते हैं, एक नॉर्मल टाइप का डायग्राम भी अच्छा रहेगा बनाने में। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको देखना है, ये क्वेश्चन दूंगा मैं पेपर 2 से। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया ये पेपर 1 से संबंधित है। पेपर 2 से संबंधित क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो क्वेश्चन होगा कि अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यानी समान नागरिक संहिता की, उसमें समान नागरिक संहिता में पक्ष में क्या तर्क होंगे और विपक्ष में क्या तर्क होंगे, इसको आपको देना है। तो ये दोनों ही चीज़ जो है आपको अपनी राइटिंग में लिख के बताना है। देखिए एक बेसिक चीज़ें जानिए। जैसे मौर्य युग की बात करते हैं तो मौर्य युग में ही जो कला है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हमें देखने को मिलता है। इससे पहले आप जाइए हड़प्पा के टाइम में जाइए। हड़प्पा का जो कल्चरल टाइम था, हड़प्पा संस्कृति जो थी, उस समय कुछ भवन निर्माण की कला का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन जैसे ही वैदिक काल आया, वैदिक काल आते आते वो जो उत्कृष्टता थी वो लगभग छीन हो गई, वो लगभग ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न का डेवलपमेंट हुआ, मौर्य जिस तरह से आए मौर्य, उस तरह जो है एक नई चीज़ आई और एक नई चीज़ें डेवलप हुई। उसमें हम देखते हैं एक ही पत्थर को तराश कर पूरा स्तूप बनाना हो गया, या फिर भवन निर्माण कला हो गया, या फिर आप देखिए राजप्रसाद यानी कि जो राजा का महल है, खास करके पाटलिपुत्रा में मेगास्थनीज जो इंडिका में उसकी चर्चा की है। और कई बार पढ़ते होंगे कि कई सूसा और बाकी जो विश्व के प्रख्यात महल थे, उससे भी बढ़िया कंडीशंस थी किसकी, पाटलिपुत्र के महल की। कई बार लोग आते थे तो पूरे भावुक हो जाते थे। वो पूरा डिटेल है, पूरा वर्णन है। तो आपको कोशिश करना है कि अपने शब्दों में इसको लिखने का, इस क्वेश्चन को अपने शब्दों में लिखने का। सूसा और एक बटना भी पाटलिपुत्र के राजा प्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते। मेगास्थनीज ने लिखा है अपनी किताब में और काफ़ी अच्छा लिखा है उसने। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो है ना, आंसर्स में शामिल होने पे आंसर्स की खूबसूरती बढ़ जाएगी। देखिए स्तंभ, स्तूप, वेदिका, स्तंभ, स्तूप, वेदिका और कई तरह के फॉर्म्स मिलते हैं। आप अपने खुद भी थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। तो वो सब अशोक के समय में काफ़ी डेवलप हो गई थी। फिर हम देखते हैं दशरथ के टाइम तक आते आते गुफा वाला जो सिस्टम था वो डेवलप हो गया था, जो पौत्र था दशरथ अशोक का। तो ये सब जो है उत्तर में शामिल रहे तो उत्तर एक बहुत अच्छा बन पड़ेगा। एक सुसंगठित प्रयास यानी एक ऑर्गेनाइज्ड जो प्रयास है कला का और जो निर्माण का, वो हमें देखने को मिलता है किसमें, सबसे पहली बार हमें मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। हड़प्पा में था कुछ, लेकिन हड़प्पा की सभ्यता काफ़ी पहले छीन हो गई। और वैदिक काल में ग्रामीण कल्चर में हमें भवन निर्माण की वो उत्कृष्टता नहीं दिखाई देती है। हमें कई सारी जो चीज़ें हैं वैदिक काल की, अभी भी हम उसको यूज़ करते हैं, अभी भी हम उसको ढोते हैं। लेकिन जो निर्माण कला है वो अद्वितीय थी हड़प्पा काल में भी, जैसे नगर नियोजन वगैरह देखते हैं। और उसके बाद जो देखने को मिलती है वो मिलती है
मौर्य काल में। तो मौर्य काल से संबंधित ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखें। पहले बैनर पे भी मैं इसको कोशिश करूँगा लगा दूँ और नीचे में भी इसको मैं बता दूँगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न था वो था कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करें। अब देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समान नागरिक संहिता आखिर है क्या और समान नागरिक संहिता का आखिर फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए, पूरे डिटेल से मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको उत्तर जो है ना पॉइंट बाय पॉइंट ही देना है, टू द पॉइंट दीजिए उत्तर, ये ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, भारत में क्या है, सभी धर्मों के लिए, चूँकि भारत एक बहुलवादी देश है, प्लुरलिस्ट कंट्री है, यहाँ पे एक धर्म तो है नहीं, ना ही एक जाति और एक संप्रदाय, हो भी नहीं सकता है। अनेकता में एकता हमारी खूबी है। तो होता क्या है कि सभी धर्म की अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से उनको अपने वैवाहिक जीवन के स्थापित और विच्छेद करने के अधिकार दिए गए हैं। तो समान नागरिक संहिता में क्या है कि कोई व्यक्ति जो है वो एक ही लॉ से अपने शादी या वैवाहिक संबंध है उसको निरंतर करे या फिर तोड़े, इस तरह की चीज़ें इसमें लागू की गई है। भारत में देखिए तो एक राज्य है गोवा। गोवा में क्या है, समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन इसके अलावा पूरे भारत में ये लागू नहीं है। लेकिन रह रह की खबरें आती रहती है और कई बार बहुत उछाल से आती है कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होनी चाहिए। तो समान नागरिक संहिता जो है वो अच्छा है या बुरा है, इसके तर्क और तर्क भी फेवर में हो सकते हैं और अगेंस्ट में भी तर्क हो सकते हैं। जैसे कुछ बातें बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी धार्मिक मान्यताएं अलग है। जैसे मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों की धार्मिक मान्यताएं अलग है। वो लोग शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो दोनों एक साथ हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ी हुई तो उसको तोड़ा जा सकता है बहुत आसानी से। ये उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है शादी का, ये इस्लाम में है ये चीज़। लेकिन वही हिंदू की बात करें तो हिंदू में शादी जो है वो एक धार्मिक क्रिया है और इसमें शादी का मतलब हो जाता है जन्मांतर का बंधन। तो जो हिंदू हैं उनको बचपन से एक ही घुट्टी दी गई है कि शादी का मतलब जन्मांतर का बंधन, तो इसी चीज़ को फॉलो करना चाहेंगे। लेकिन जो मुसलमान हैं वो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि समस्याएं दोनों जगह पर है। होता क्या है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में दो लोग जब एक साथ होते हैं तो कई बार मन नहीं मिलते, ख्यालात नहीं मिलते, कई बार दोनों को एक साथ रहने की इच्छा नहीं होती और कई बार ऐसा होता है कि एक साथ रहा भी नहीं जा सकता। तो वैसे कंडीशंस में ज़बरदस्ती किसी को घेरे में रखना समझदारी तो है नहीं। तो नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो है इसी ख्याल से जो है वो बनाने की बात की जा रही है। शादी, विवाह, गोद लेना, ये सब जो है या जो भी पर्सनल जीवन के जो इफ़ेक्ट करती है चीज़ें, उसको लेकर के समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश की जा रही है। आज से नहीं, बहुत पहले से की जा रही है और ये संविधान में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 जो है वो कहता है कि समान नागरिक संहिता जो है उसको लागू करने का स्टेट कोशिश करेगा। इसके पक्ष में काफ़ी तर्क दे सकते हैं, जैसे कि समान नागरिक संहिता है वो धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब से परे जाके काम करेगा। यानी कि हमारे देश का जो एक संघीय ढांचा है वो एक कानून के तहत आ जाएगा। तो ये सब पक्ष में इस तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने कई सारे केसेस, जैसे शाहबानो का केस देख लीजिए या सुभा मुदगल जैसे केस हो गए। शाहबानो का केस काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने धार्मिक मान्यताओं से परे हट के कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें शाहबानो एक वृद्ध महिला थी जिसको गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था कोर्ट ने, और राजीव गांधी सरकार ने लोकप्रियता के खोने के डर से इस फैसले को पलट दिया था। उनको वोट बैंक खोने का डर था तो इस चीज़ को पलट दिया था। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जब आप देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट वो तर्क के अनुसार से धार्मिक मान्यताओं से अलग जाके कुछ फैसले दे रही है। आर्टिकल 21 को जानते होंगे हम लोग। आर्टिकल 21 में क्या है, हर व्यक्ति के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व रखने की बात की गई है। तो जो धार्मिक कानून है उसमें जनरली चलता किनका है, पुरुष वर्ग का चलता है। तो जो पुरुष वर्ग हैं वो अपने अनुसार से चलाते हैं। तो ये आर्टिकल 21 का एक तरह से उल्लंघन इसको मान लीजिए, जो
मैं पक्ष में तर्क बता रहा हूँ। फिर देखिए, अलग अलग जो धर्म के लिए अगर अलग अलग मान्यताएं होंगी तो उससे क्या है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना मिले इसलिए एक ही नागरिक संहिता जो है होनी चाहिए। और भी एक इसके पक्ष में तर्क है कि समान नागरिक संहिता से क्या होगा कि भारत का एकीकरण और मजबूत होगा, देशभक्ति की भावना आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं वो फेवर में है। कुछ हम इसके विपक्ष में भी बात बोलेंगे। जो तर्क है, सब तर्क फेवर में तो नहीं हो सकते हैं, कुछ तर्क जो है वो इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। जैसे पहला देखें, जैसे हिंदू हैं, हिंदू एक ही शादी कर सकता है, लेकिन मुसलमानों को 4 शादी करने की कुछ पाबंदियों के साथ छूट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कुछ ऐसा क्यों है, क्या एकदम से गलत है? तो हम इसके बारे में अभी अपने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनकी ऐसी सोच थी कि जो लोगों की जो व्यक्तिगत मान्यताएं हैं उनको कानून में नहीं बांधा जाना चाहिए। इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा और इसको मुक्त रखा किसी चीज़ों से। ये पहला चीज़ है, ये तर्क में है। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मेरी मान्यताएं जो मुझ में भरी गई है, हो सकता है कि कोई अदर धर्म का लोग हो, उसकी मान्यताएं और मेरी मान्यता में सामंजस्य ना बैठे। मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ, वो अलग तरीके से, खास करके पर्सनल मामलों में उनकी सोच एकदम अलग हो सकती है। सभी धर्मों में हम जानते हैं कि लोगों की सोचने समझने के तरीके अलग होते हैं, मान्यताएं अलग होती है। तो वैसे में समान नागरिक संहिता जो है उनके ऊपर एक बोझ बना देगा, समस्या को और जटिल कर देगा। जो धार्मिक मामले होते हैं उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो समान नागरिक संहिता है वो सीधा सीधा जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसा प्रतीत होता है, प्रतीत होगा। जब ये लागू होने की बात होगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि सीधा जो है समान नागरिक संहिता धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। भारत देखिए विविधताओं से भरा हुआ देश है। ऐसे देश में कोई एक चीज़ को आरोपित करना सही नहीं है। तो समान नागरिक संहिता जो है वो आरोपित करना सही नहीं है। निष्कर्ष इसमें निकाला जा सकता है कि समान नागरिक संहिता लागू तो किया जाना चाहिए, लेकिन अभी वो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखता नहीं है, ज़्यादा व्यवहारिक दिख नहीं रहा है, क्योंकि इससे कई सारी गफलतें, कई सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। चलिए, ये तो कुछ पॉइंट्स थे मैंने तर्क में और इसके अगेंस्ट में बताए, और पीछे हमने मॉडर्न स्कॉल्स में भी बताया। ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया अभी इस क्लास में। आपको इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। टेलीग्राम का मैंने चैनल बना दिया है और टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग अपने उत्तर को भेज सकते हैं। इंग्लिश में लिख लें, चाहे तो हिंदी में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश और हिंदी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने सारे मेंस के पेपर जब भी लिखे हैं तब इंग्लिश में लिखे हैं। अगर आगे लिखने की अगर मेरी बारी आएगी तो देखूंगा, मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। रही बात आगे की, तो अब मुझे लगता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए हैं और मैं 6 मार्क्स से ही रहा हूँ, तो मेरी इच्छा कोर्ट जाने की है। कोर्ट के लेंदी प्रोसेस से और खर्चे से मैं बहुत डरता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ। लेकिन जैसा कि पता है कि लॉकडाउन और बाकी चीज़ों के कारण मेरे पास काम का काफ़ी अभाव है और खुद का खर्च चलाना और ख़ुद को मेंटेन रखना ही काफ़ी मुश्किल है। ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊं। अभी तक मैं पूरी तरह से विचार नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन देखिए, एक ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट को खुद लेके चलना चाहिए। और इंटरव्यू तक जो लोग पहुंचते हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम होती है, तो एक ऑप्शन गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो स्कूल्स में अच्छा पढ़ा सकते हैं। वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग राइटिंग की, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, हज़ारों पन्ने हम लोग काले कर देते हैं और भी बहुत कोशिश करते हैं। तो हाई स्कूल्स हो गया या जो कॉलेज के लायक हैं, कॉलेज में उनको एड हॉक बेसिस पे ही अगर 5 साल के लिए रख लिया जाए तो भी इस बीच में वो खुद को काफ़ी रिवाइव कर सकते हैं, खुद को एक तरीके से स्टेबल कर लेंगे। इससे गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा और हम जैसे लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को, मेरे ये व्यू आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों को थोड़ा संबल बनिए। संबल देखिए, गवर्नमेंट लेवल से ही संबल हो सकता है। मेरी कोशिश है कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर से जल्द ही मिलूं या सीएम से ही मिलने की इच्छा होगी मेरी। लेकिन
बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद रखना एक झटके से थोड़ा सा जल्दबाजी लगता है, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारे मसलों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारे मसले भी बहुत ज़्यादा जिनाइन हैं और हम बहुत कुछ करने की मुद्रा लेकर के ही इस फील्ड में कूदे थे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।